हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज भी हम लोग पिछले हफ्ते के जितने भी सोशल इश्यूज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ 5 टॉपिक्स हम लोगों ने निकाले हैं पिछले हफ्ते के अकॉर्डिंग। पहला टॉपिक है हमारा, राज्यसभा ने एमटीपी बिल पास कर दिया है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो करंट अफेयर किए थे फरवरी वाले, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई अभी सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और इसमें ये बिल ज़रूर आएगा और ये पास ज़रूर होगा। तो ये देखो, राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है। इस बिल के क्या प्रोविजंस हैं, क्या पहले वाले प्रोविजंस थे, कैसे अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसको हम लोग एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो पहली बार ही अच्छा समझा देंगे, ठीक है। चलो, सेकेंड है अपना कि AICTE ने मैथ और फिज़िक्स को कंपलसरी नहीं कर दिया है कि भाई अगर आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो मैथ्स और फिज़िक्स मैंडेटरी नहीं है। ठीक बात है, इसको पूरा डिटेल में करेंगे अभी। थर्ड है अपना, डिजिटाइजेशन इज द की वे फॉरवर्ड। इसमें क्या है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल लिखा गया था कि भाई कैसे कोरोना की वजह से इंडिया में डिजिटाइजेशन का काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया है और कैसे हेल्थ सेक्टर में इसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। फोर्थ है हमारा, फ्रेमवर्क फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। जल जीवन मिशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। उसी मिशन के अंडर ये चीज़ लेकर आए हैं कि भाई जो भी पानी या तो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में जाए उसकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस निकाले हैं मिनिस्ट्री ने, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लास्ट है हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। कि भाई ये तो सबको पता ही है कि भाई राशन कार्ड जो है नॉर्मली एक ही स्टेट में चलता है, लेकिन अब क्या हुआ है लॉकडाउन के दौरान, जब काफ़ी सारे माइग्रेंट्स अपने घरों पर नहीं जा पाए तो बेसिकली वहीं पर रहकर उन्हें PDS शॉप से राशन प्रोवाइड कर दिया गया था। तो अब ये एक राशन कार्ड जो है पूरे नेशन में चलेगा, पर्टिकुलर किसी स्टेट में ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं पर राशन खरीदना है, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे 5 टॉपिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है कि राज्यसभा ने MTP बिल पास किया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये तो है ओरिजिनल एक्ट। अगर हम बात करें 1971 से पहले क्या था, 1971 से पहले अबॉर्शन वॉज इलीगल। अबॉर्शन वॉज इलीगल, किसी भी बेसिस पर अबॉर्शन को लीगलाइज नहीं किया गया था 1971 से पहले। फिर काफ़ी ज़्यादा NGOs और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये विरोध किया कि भाई एक ऐसी सिचुएशन तो होनी चाहिए ना कि जहाँ पर अबॉर्शन का कम से कम प्रोविज़न तो अवेलेबल हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में 1971 में MTP बिल पास किया था, जिसमें इन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया गया था कि भाई इतने अगर वीक की प्रेगनेंसी है तो उस टाइम तक आप इसको अबॉर्ट करवा सकते हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गई तो अबॉर्ट नहीं करवा सकते। उसको भी देखेंगे कि पहले वाले एक्ट में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो 1971 से पहले क्या था, अबॉर्शन वॉज इलीगलाइज्ड। और 1971 के बाद जो एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने एक लीगल रजीम बना दिया है कि आपको अगर टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को तो आपको कुछ कंडीशंस के द्वारा गुजरना पड़ेगा। कि अगर आपकी प्रेगनेंसी को लेस देन 12 वीक्स है, इफ़ इट इज़ लेस देन 12 वीक्स, तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस से आप चाइल्ड को अबॉर्ट कर सकते हैं। मतलब एक डॉक्टर की हेल्प से, एक डॉक्टर की एडवाइस से, कंसल्टेशन से अबॉर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर अबॉर्शन को 12 to 20 वीक्स हुआ है तो फिर क्या होगा, कम से कम 2 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक बात है, लेस देन 12 है तो 1 डॉक्टर की कंसल्टेशन, 12 to 20 वीक्स है तो 2 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन। तो लेकिन अगर 20 वीक्स से ज़्यादा हो गया है तब कोई भी अबॉर्शन का प्रोविज़न अवेलेबल नहीं था कि 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद यू कैन नॉट अबॉर्ट द चाइल्ड। ये लिखा हुआ है 1971 के MTP एक्ट में, ठीक बात है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको अबॉर्ट करवाना है तो वो इलीगलाइज्ड है। लेकिन कई बार क्या है, जो फीटल में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो 20 वीक्स के बाद पता लगती हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से 20 वीक्स के बाद भी फीटस में क्या दिक्कत है, क्या डिफेक्ट्स है, क्या कोई हार्ट डिफेक्ट है, क्या कोई किडनी डिफेक्ट है, ये आराम से पता लग जाता है अब। तो 20 वीक्स के बाद अगर अबॉर्ट करना हो तो फिर प्रोविज़न नहीं है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ता है अपने फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कि भाई हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो रही है और अगर बच्चा पैदा हुआ भी तो उसकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी नॉर्मल नहीं गुजरेगी।
तो इस केस में पूरे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट थी लोगों की। तो इसको रोकने के लिए काफ़ी लोगों ने ये बोला कि आपको इस एक्ट को अमेंड करना चाहिए, जिसमें कम से कम 24 वीक्स का तो पीरियड रखो कि भाई 24 वीक्स तक आप जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज तरीके से करवा सको। ठीक है, तो इसका जो बेसिक रीज़न था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक कपल गया बॉम्बे का, जिसने ये देखा कि भाई उनका 26 वीक के दौरान उनका जो चाइल्ड है उसमें एक हार्ट डिफेक्ट पाया गया। तो लेकिन अब उसको अबॉर्ट तो करवा नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ये गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि भाई ये हमारी जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं है कि हम ये बता सकें कि भाई क्या आप इस चाइल्ड को अबॉर्ट करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बोला कि आप देखो क्या आप इस पर कोई लॉ बना सकते हो जिसमें आप अबॉर्शन की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दो। तो फिर उस कंटेक्स्ट में, उस कंसल्टेशन के बाद पार्लियामेंट ने ये सोचा कि भाई एमटीपी एक्ट 1971 को अमेंड करना ज़रूरी है और ये जो टाइम लिमिट है अबॉर्शन की ये भी बढ़ानी ज़रूरी है। ठीक बात है। तो 1971 से पहले इलीगल था, 71 के बाद 12 वीक्स से पहले 1 डॉक्टर और 20 वीक्स के बाद 2 डॉक्टर्स और 20 वीक्स के बाद अबॉर्शन वॉज इलीगल। ये तो है 71 वाला। अब अगर हम अमेंडमेंट देखें, अमेंडमेंट में क्या है, अमेंडमेंट बिल में पहले ये है कि भाई एक तो जो टाइम पीरियड है अबॉर्शन का वो बढ़ा दिया गया है, पहले लेस देन 12 वीक्स था। अब इसमें क्या किया है कि भाई अगर 12 to 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो सिर्फ एक ही डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए है, और अगर 20 to 24 वीक्स है तो फिर 2 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन चाहिए है। मतलब 20 to 24 कर दिया है जो 2 डॉक्टर्स के केस में, लेकिन अगर 24 वीक्स के ज़्यादा हो गया है तब जो अबॉर्शन है वो इलीगल है अभी भी। लेकिन अगर 24 वीक के बाद भी कोई एबनॉर्मेलिटी पता लगती है फीटस में तो फिर मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे हर स्टेट, हर यूटी में, जिसकी जो कंसल्टेशन है उसमें मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा, आपके रेडियोलॉजिस्ट होंगे, गायनाकोलॉजिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे और भी कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे जो ये बताएंगे कि भाई 24 वीक्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो फिर ये प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और बहुत ही सीरियस कंडीशंस के बावजूद ही ये अबॉर्शन लीगलाइज किया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में 24 वीक्स के बाद अबॉर्शन लीगलाइज नहीं होगा। ठीक बात है। तो ध्यान रखना है कि जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी है, 12 to 20 कर दिया है 1 डॉक्टर के केस में, और 24 वीक्स कर दिया है 2 डॉक्टर्स के केस में। और अगर 24 वीक के बाद करना है अबॉर्शन तो मेडिकल बोर्ड जो हर एक स्टेट और यूटी में इस्टेब्लिश किया जाएगा उसकी कंसल्टेशन के बाद अबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और डिवाइस। पहले वाले एक्ट में क्या था कि अगर कोई मैरिड वुमेन ये बोलती है कि भाई ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मुझे इस रीज़न की वजह से अबॉर्शन करवाना है तो इलीगलाइज था कि भाई हाँ 20 वीक्स के विद इन आप कोई भी ये अगर रीज़न लेकर आते हो तो अबॉर्शन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रोविजन अनमैरिड वुमेन के केस में नहीं था कि भाई अगर अनमैरिड वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का प्रोविजन लेकर आती है तो उसके लिए अबॉर्शन लीगलाइज नहीं है। इस एक्ट में अनमैरिड वुमेन को भी 20 वीक्स के विद इन ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर अबॉर्शन करने का जो अधिकार है वो दे दिया गया है। मतलब मैरिड और अनमैरिड को सेम पेडेस्टल पर रखा गया है ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सिर्फ मैरिज के बेसिस पर डिसाइड ना की जाए। ठीक बात है। तो इस सेकेंड जो चेंज है वो ये है। थर्ड चेंज है मेडिकल बोर्ड, जो हमने अभी डिस्कस किया कि 24 वीक्स के बाद अगर अबॉर्शन करवाना है तो मेडिकल बोर्ड की कंसल्टेशन के बाद ही हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। पहले मेडिकल बोर्ड नहीं थे स्टेट्स और यूटीज़ में, इसलिए 20 वीक्स के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अगर 24 वीक के बाद भी अबॉर्शन करवाना है तो फिर आपको मेडिकल बोर्ड की कंसल्टेशन से आप अबॉर्शन करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा जुडिशियल हर्डल्स में, जुडिशियल डिलेज में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आपने कोर्ट में केस कर दिया तो फिर तो वो टाइम लिमिट बढ़ती ही जाएगी और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। ठीक है। तो ये थर्ड अमेंडमेंट है। साथ में लास्ट अमेंडमेंट ये है कि जिस भी डॉक्टर के पास, जिस भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास विमेन जा रही है फॉर दी अबॉर्शन, ये उस डॉक्टर की उसके लिए एक बाइंडिंग चीज़ है कि जो प्रिवेसी है फीमेल की और जो कपल की उसको वो लीक ना करे। तो फॉर दी प्रिवेसी ऑफ कपल और द विमेन एक बहुत बड़ा प्रोविजन लिया गया है कि अगर प्रिवेसी को हार्म होता है तो जो डॉक्टर है उसको या तो फाइन भरना पड़ेगा या उसको फिर जेल पनिशमेंट मिलेगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं आपके MTP एक्ट 1971 में, जिसको अमेंड किया गया है 2021 में। लोकसभा में ये पास हो चुका है ऑलरेडी, राज्यसभा में पास अभी हो चुका है, और बस प्रेसिडेंट की एसेंट मिलते ही ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा, और साथ में फिर इसके रूल्स निकाले जाएंगे कि भाई किस किस तरीके से जो चीज़ें एक्ट में लिखी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक बात है। तो पहले एक्ट बनता है, पहले प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, और उसके बाद जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बाद में बनाए जाते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक बात है। तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़ा सा बस इतने ध्यान रखना है, टाइम लिमिट का ध्यान रखना है इसमें कि अमेंडमेंट की गई है। साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में देखा गया है, मैरिड और अनमैरिड वुमेन के केस में, और लास्ट में प्रिवेसी और मेडिकल बोर्ड का सेटअप किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, नॉर्मल चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। मैथ्स फिजिक्स नॉट मैंडेटरी फॉर इंजीनियरिंग टेस्ट। देखो ये जो ये पूरी स्टेटमेंट है, इससे ये लग रहा है कि भाई अब अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक आप कह लो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है कि आप ये न्यूज़ पढ़ो। बेसिक जो बैकग्राउंड है इसका अभी हम देखते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये किसने बोली हैं। ये चीज़ें बोली हैं AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इट इज़ अ एडवाइजरी बॉडी, सेटअप किया गया था नवंबर 1945 में। और अगर एडवाइजरी बॉडी है तो इसकी जो एडवाइस है दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि भाई आप बताओ कि क्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए मैथ और फिजिक्स को मैंडेटरी करना है कि नहीं करना है। तो इन्होंने बोला कि भाई मैंडेटरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से एडमिशन्स होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो उसके बेसिस पर इसने एडवाइस दी है। तो गवर्नमेंट माने या ना माने ये भी गवर्नमेंट पर डिसाइड करना बाकी है, अभी हमें सिर्फ इसकी एडवाइस पढ़नी है। साथ में जो बेसिक बैकग्राउंड है कि भी किस तरीके से कॉलेजेस में एडमिशन होता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, वो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। चलो, पहला है कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है AICTE के। AICTE के नाम से ही क्लियर है कि भाई टेक्निकल एजुकेशन के केस में ये ज़्यादा काम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि क्वालिटी इन दी टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी लैब वगैरह है, जो रिसर्च का काम चल रहा है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत पुअर क्वालिटी है, और अगर पुअर क्वालिटी होगी तो फिर प्लेसमेंट्स नहीं होती, फिर कॉलेज का जो नाम है वो भी नीचे चला जाता है, इमेज खराब हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें मॉनिटर करना कि भाई फैकल्टी अच्छी है या नहीं है, लैब्स अच्छी है या नहीं है, ये काम किसका है? AICTE का। इसने बेसिकली एडवाइस देनी है कि आप ये काम करो, तब आपके कॉलेज का जो नाम है वो अच्छा होगा, और जो बच्चे निकलेंगे प्लेसमेंट्स के दौरान वो थोड़े से स्किल्ड बच्चे निकलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करके रट्टा मार के पास हो गए और फिर स्किल्स है नहीं। तो बेसिकली हाल अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का यही है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें, NSSO का ही सर्वे है ये, कि इंडिया में ओनली 11% इंजीनियर्स आर स्किल्ड। 100 में से सिर्फ 11 इंजीनियर जो पास आउट हो रहे हैं दे आर स्किल्ड, बाकी जो 89 है वो स्किल्ड नहीं है, वो सिर्फ पास आउट हैं। तो ये जो डेटा है ये बहुत थोड़ा सा दिल दहलाने वाला है कि भाई इतने सारे कॉलेजेस खुलने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा चीज़ें एडवांसमेंट होने के बावजूद भी इंडिया में स्किल लेवल बहुत लो लेवल पर है। ठीक है, तो इस डेटा को आप कोट कर सकते हो, ये वैलिड ही डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव कि भाई रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। वही कि भाई जो भी कॉलेज में स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो नॉर्म्स फॉलो की जानी चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने चाहिए, उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनकी जो रेगुलेशन है, वो कौन करेगा? AICTE करेगा वो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि भाई AICTE 1945 में बना था, एडवाइजरी बॉडी है। इसके ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्वालिटी है टेक्निकल एजुकेशन में, और साथ में जितने भी स्टैंडर्ड्स मार्क किए गए हैं उसको रेगुलेट या मॉनिटर करना AICTE का काम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि AICTE ने कहा है कि जितने भी एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो IIT में एडमिशन की बात हो, चाहे वो और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की बात हो, उन कॉलेजेस में जो एडमिशन है उसका जो सिलेबस है, उसमें जो सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, उनको अब चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था और अब क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रक्स ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो भी 4 ईयर का BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech
ये जो 2 कोर्सेज होते हैं 4 इयर्स के, उसमें अगर एडमिशन लेना है तो उसके रिगार्डिंग सिलेबस और उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स में चेंज किया गया है, ये क्रक्स है। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ये क्या था, अर्लियर क्राइटेरिया वाज कि किसी भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को फिजिक्स और मैथ्स ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ते थे +2 में, और बाकी कोई एक सब्जेक्ट वो ले सकता था इनमें से, या तो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर और कोई भी बिजनेस स्टडीज, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, इसमें से एक सब्जेक्ट वो ले सकता था। मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो मैंडेटरी थे ही थे, और बाकी जो एक सब्जेक्ट है वो इनमें से चूज कर सकते थे, और जो बाकी और जो तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के जो ओवरऑल परसेंटेज है दैट शुड बी दी 45% मार्क्स। तो ये अर्लियर क्राइटेरिया था। मैथ्स फिजिक्स कंपलसरी थे, जो थर्ड सब्जेक्ट था वो चूज कर सकते थे, और बाकी जो सभी 3 सब्जेक्ट्स थे उनमें मिलाकर कम से कम 45% जो मार्क्स हैं वो आए हों। ये है अर्लियर क्राइटेरिया। अब जो न्यू क्राइटेरिया है वो क्या है कि भाई अभी भी कैंडिडेट को 45% ही स्कोर करना है 3 सब्जेक्ट्स में, लेकिन अब वो जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो किस में से चूज कर सकते हैं, इन लिस्ट ऑफ 14 प्रोवाइडेड सब्जेक्ट्स, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडीज, ये सारे रिटन डाउन है कि भाई सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, इन 14 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो, और साथ में इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपके 45% तक मार्क्स आने चाहिए, तभी आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया वो था, अब न्यू क्राइटेरिया ये है। तो ध्यान रखना, बस थोड़ा सा कंपैरिजन ही करना है हमने। अगर हम देखें कि भाई क्या चीज़ें, क्या हो पाएगा इससे, कि AICTE ने ऐसा बोला है, तो फिर इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। पहला जो सिग्निफिकेंस है कि जो भी स्टूडेंट परसू कर रहे हैं बीटेक को, अब उनको +2 में मैथ्स या फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रक्स निकलता है कि भाई मैथ्स या फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है +2 में, इवन अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो। जो सेकंड है, जो लेकिन ये क्या है, बेसिकली ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही है, कि स्पेसिफिक इंजीनियरिंग जो कोर्सेज हैं सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। बाकी कुछ ऐसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका हम कह लें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ऐसे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। इनके अलावा और भी 3-4 हैं जिनमें आपको मैथ्स और फिजिक्स मैंडेटरी पढ़ना पड़ता है +2 में। तो ये पूरा ओवरऑल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मैंने पहले बताया था कि वो न्यूज़ सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए ही मैथ्स और फिजिक्स का होना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, इनमें मैथ्स और फिजिक्स का होना मैंडेटरी है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ताकि अगर प्री में क्वेश्चन आए और उस स्टेटमेंट अगर ऑलवेज लिखा है, एवरी इंजीनियरिंग कोर्स लिखा है, तो उस स्टेटमेंट को आप गलत मार्क कर देना। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है कि भाई अगर यूनिवर्सिटीज और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अभी भी फिजिक्स और मैथ्स को मैंडेटरी सब्जेक्ट की लिस्ट में रख सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस है ना। AICTE ने सिर्फ एडवाइस दिया है, माना ना माना स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में है। तो वो अगर वो चाहें कि फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये जितना भी पूरा सिस्टम है कि भाई आपको सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स नहीं हो, बाकी 3 सब्जेक्ट्स भी हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, प्रमोटिव चीज़ है, ये रिस्ट्रिक्टेड चीज़ नहीं है। तो अगर जो स्टूडेंट जिसने +2 में मैथ्स या फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है तो भी वो इंजीनियरिंग करने के काबिल हो, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास फिजिक्स या मैथ्स नहीं था। और साथ में जो AICTE है उसने बोला है कि मदर टंग में भी आप इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करो। मतलब अगर कोई स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से है, रिमोट एरिया से आता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है या फिर हिंदी नहीं आती है, तो आप उसको इंजीनियरिंग कोर्सेज उसकी मदर टंग में प्रोवाइड करो, ताकि उसको भी एजुकेशन लेने के लिए लैंग्वेज एज अ बैरियर फेस ना करना पड़े। क्योंकि जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा, साइंस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो जो कंसेप्ट है वो तो सेम रहेगा, चाहे आप उसको किसी लैंग्वेज में पढ़ लो। तो अगर आपको इंजीनियरिंग को प्रमोट करना है, रिमोट एरियाज़ के लोगों को भी आगे लेकर आना है, तो आपको अल्टीमेटली मदर टंग में भी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये AICTE ने भी साथ में बोला है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो AICTE ने एक और बात बोली है कि भाई ब्रिज कोर्सेज होने चाहिए। ब्रिज कोर्सेज जैसे कि अगर आपके पास +2 में मैथ या फिजिक्स नहीं था
और आप किसी इंजीनियरिंग चीज़ में एडमिशन ले लेते हो, तो एडमिशन लेने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज चलाए जाएं ताकि आपको मैथ्स और फिजिक्स के कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो पता हो, है ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं पता आपको फिजिक्स और मैथ्स में क्या चीज़ होती है। इसके ब्रिज कोर्सेज अगर चलाओगे तो साथ में जो इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है और +2 में जो मैथ्स फिजिक्स नहीं पढ़ी है उसको ब्रिज करने का काम करेगा ये। तो इससे लोगों की क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, लोगों की जो लैंग्वेज बैरियर है एक तो वो कम होता है और साथ में जो स्किल है, जो स्किल लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये AICTE ने बोला है कि मदर टंग में प्रोवाइड करो और साथ में ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड करो। ठीक बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई रीजंस फॉर द न्यू गाइडलाइंस। रीजंस क्या है कि भाई ऐसी गाइडलाइंस क्यों दी हैं। सिंपल अगर हम क्रक्स में बात करें तो ऐसा है कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बोला कि भाई कई इंजीनियरिंग कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इतना रोल नहीं होता, तो इस बेसिस पर कि उनके पास +2 में मैथ्स या फिजिक्स नहीं था, इस बेसिस पर उनको इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन ना देना इज डिस्क्रिमिनेटरी। तो अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने बोला था कि भाई एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स और फिजिक्स का होना ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिक बैकग्राउंड में जाने के लिए इसका इतना रोल नहीं है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए मैथ्स और फिजिक्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस उत्तर प्रदेश ने और हरियाणा के इंजीनियरिंग काउंसलिंग बोर्ड ने इसने भी ये कहा था कि भाई ऐसे कई सारे बायोटेक्नोलॉजी के केस में ऐसे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जहाँ पर अगर फिजिक्स और मैथ्स ना भी हो तो भी काम चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के भी राय लेने के बाद AICTE ने बोला कि कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जिनमें मैथ्स और फिजिक्स का होना मैंडेटरी नहीं है, तो +2 में फिजिक्स और मैथ्स का होना भी कंपलसरी नहीं है, और जो 14 सब्जेक्ट्स की लिस्ट हम लोगों ने निकाली है उनमें से कोई 3 चूज कर लो ताकि आपको एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। तो ये तो है रीज़न, इतना बस ध्यान में रखना कि भाई हाँ इस वजह से AICTE ने ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट है, अगर हम बोले कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस थिंग इज सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज इन द लाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा हम बोले कि प्रोविजन है वो ये है कि इट प्रमोट्स द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है आपने सब्जेक्ट्स को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर दिया कि भाई ये फिजिक्स का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अलग अलग डब्बों में बंद नहीं है ये। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है फिजिक्स में मैथ्स का यूज़ होना, तो कुछ ना कुछ सिलेबस मैथ्स का फिजिक्स में आ जाना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी करो जिसमें आपको मैथ्स और फिजिक्स की रिविजन भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इंटरडिसिप्लिनरी होती हैं, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंपार्टमेंटलाइज नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो प्रोविजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो यही है कि इट प्रमोट्स द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और उसी को ध्यान में रखते हुए ही AICTE ने ये डिसीजन लिया है, और ये इन लाइन है, इन कॉन्सोनेंस विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और ये अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने +2 में मैथ्स या फिजिक्स नहीं ले रखा था, दे वर ऑल्सो एबल टू डू द इंजीनियरिंग कोर्सेज। ठीक बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई और NEP क्या क्या कहता है। नॉर्मली पहला कहता है कि भाई ये जो रिजिड सेपरेशन है, होता है ना कि भाई ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, दिस इज अ रिजिड सेपरेशन, देयर इज नो इंटर रिलेशनशिप, उसको ये खत्म करता है। किस रिजिड सेपरेशन की बात करते हैं कि करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में रिजिड सेपरेशन हो कि भाई ये पढ़ाई का काम है और ये ना पढ़ाई का काम है। दूसरा, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स। वोकेशनल बेसिकली जहाँ पर आपको स्किल्स बेसिकली प्रोवाइड की जा रही हैं, और एकेडमिक जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है। तो इसमें भी इसने डूइंग अवे किया है कि भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको थ्योरी पढ़ते हुए प्रैक्टिकल ना करवाया जा सके, और दूसरा प्रैक्टिकल करते हुए थ्योरी ना यूज़ की जा सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो देयर शुड बी रिजिड सेपरेशन, इसको ख़त्म करना है वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में। और साथ में लास्ट में और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस जितनी भी ये स्ट्रीम्स हैं, इनके बीच भी जो सेपरेशन है वो ख़त्म किया जाए। इसका मतलब आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स ना पढ़े, ह्यूमैनिटीज़ वाला सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ ना पढ़े, साइंस वाला सिर्फ साइंस ना पढ़े, कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं आपस में इंटरमिंगल्ड करनी है, ताकि एक ओवरऑल होलिस्टिकली जो डेवलपमेंट है माइंड का +2 या +1 क्लास में वो अच्छे तरीके से हो सके। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम है।
अगर हम इसके एम को क्रक्स में लिखें तो इसके एम क्या है, पहला तो कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ये प्रमोट करता है, साथ में ये मदर टंग को भी प्रमोट करता है कि भाई जो लैंग्वेज है, जो एजुकेशन है, वो मदर टंग में भी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी मिलनी चाहिए, ताकि लैंग्वेज एज अ बैरियर ना इस्टेब्लिश हो पाए। थर्ड, अगर हम देखें तो ये रिजिड सेपरेशन बिटवीन दी अदर सब्जेक्ट्स को भी खत्म करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें इन लाइन विद दी न्यू गाइडलाइंस ऑफ AICTE हैं, और ये अच्छी चीज़ है। आगे जाके लॉन्ग टर्म में इससे बेनिफिट्स काफ़ी हम लोग अक्रू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि भाई क्रिटिसिज्म, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई हाँ ये अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म में इसके अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी तो होगा। अगर हम खुद भी सोचें एज अ पर्सन, एज अ साइंस स्टूडेंट, तो हमें क्या लगता है कि भाई जो मैथ है, मैथ इज दी सबसे पहली साइंस। अगर आपको कुछ और पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको और कोई भी एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, तो आपको कम से कम मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स इज दी मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। लेकिन अगर आपने मैथ्स को ही बोल दिया कि भाई आपको कंपलसरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जो इंजीनियरिंग कोर्सेज में आप एडमिशन ले रहे हो, तो वो चीज़ें आपको समझ में थोड़ी सी कम आएंगी, क्योंकि आपने पहले मैथ्स पढ़ा ही नहीं हुआ। तो आपकी जो स्किल है, जो एफिशिएंसी है, जिसको हम बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो क्या होगी, वो कम होगी। तो ये क्रिटिसिज्म भी है। साथ में क्रिटिसिज्म और क्या है कि भाई जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मना कर सकते हैं कि भाई हमें तो कम से कम मैथ्स और फिजिक्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज एडमिशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि IITs का थोड़ा सा अलग लेवल है, थोड़ा सा ऑटोनमस कैरेक्टर ज़्यादा है उनका, उनके रूल्स उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा चलते हैं एज़ कम्पेयर टू सरकार के रूल्स, तो वो मना कर सकते हैं। और साथ में जिन ब्रिज कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि भाई मैथ साइंस, अगर मैथ फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो कॉलेज में आकर आप पढ़ लो, इससे ब्रिज कोर्स से आपको एफिशिएंसी इंप्रूव कर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो पहले से अच्छे बैकग्राउंड से आया है, उसके लिए तो अच्छा साबित होगा, लेकिन इसको ये कह देना कि भाई सभी ही बच्चों के लिए कामगार साबित होगा, ये थोड़ा सा फिर बहुत ज़्यादा आप कह लो कि अतिशोक्ति अलंकार लगा दिया है कि भाई सबके लिए ही अच्छा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका बेसिक बैकग्राउंड नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, और अगर आप उनको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स करवाने के साथ साथ ब्रिज कोर्सेज भी करवा रहे हो, तो फिर जो ओवर बर्डन उनके सिर पर आएगा, उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी। तो ये क्रिटिसिज्म है कि भाई अच्छी चीज़ें तो है, हमने देख ली, लेकिन ये कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। अगर इनको आप ठीक कर दोगे तो अल्टीमेटली ये जो गाइडलाइंस हैं वो ढंग से इंप्लीमेंट हो पाएंगी, ढंग से यूज़ हो पाएंगी, ठीक है। तो सेकंड हमारा टॉपिक ये था, तो थोड़ा सा क्रक्स निकाल लेना इसका, और अगर कहीं यूज़ करने लायक हो तो यूज़ कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ केयर इन इंडिया, डिजिटाइजेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। बेसिकली ये एक एडिटोरियल आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, जिसमें बेसिकली ये बोला गया था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान हमें ये पता लगा कि भाई डिजिटाइजेशन इन दी हेल्थ सेक्टर कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे कोरोना पेशेंट से भरे हुए थे। तो जो पेशेंट्स पहले से ही किसी डिजीज़ से प्रोन थे, जिसको किसी को डायबिटीज़ है या फिर हार्ट की दिक्कत है, BP की दिक्कत है, तो उन लोगों को हॉस्पिटल में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तो कोरोना खतरा स्टार्ट हो गया था, और साथ में उनको पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़ती है साथ में। तो इस हैरेसमेंट से बचने के लिए क्या देखा कि भाई आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इससे इसकी बजाय क्या हो, डॉक्टर की आपसे नॉर्मल टेली कंसल्टेशन ही हो जाए, फ़ोन पे बात हो जाए, ऑनलाइन बात हो जाए, आपका डिजिटल डेटा जो है उनके पास पहुंच जाए, आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो आपने टेस्ट करवाए हैं वो एक हेल्थ ID बनाओ और उसमें डाल दो, और फिर वो है जो डॉक्टर के पास पहुंचा दो। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली कि भाई ऐसी चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। तो लॉकडाउन की वजह से ये बोला कि डिजिटाइजेशन जो है काफ़ी इम्प्रूव करी गई है इंडिया में हेल्थ सेक्टर में, और क्या क्या नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें और हो सकती हैं, इसमें हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंड्स की बात करेंगे तो पहला है डिजिटल डायग्नोसिस फ्रॉम Tier 1 सिटीज़ एंड ट्रीटमेंट इन द Tier 2 और Tier 3 सिटीज़। पहले क्या होता था, अगर कोई डिजीज़ थोड़ी सी हायर लेवल की है तो लोग अच्छी सिटीज़ में जाकर इलाज करवाने में विश्वास रखते थे कि भाई अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छे एक्सपर्ट्स होंगे, अच्छे स्पेशलाइजेशन केयर मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर जो है अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन अब कोरोना के टाइम पर क्या हुआ है कि लोग डायग्नोसिस के लिए तो Tier 1 सिटीज़ में जा रहे हैं। Tier 1 मतलब डेवलप्ड सिटीज़, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और चंडीगढ़, PGI, ये सब चीज़ें। तो डायग्नोसिस के लिए तो Tier 1 सिटीज़ में जा रहे हैं, और वहाँ से एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर, एक्सपर्ट से डायग्नोस करवा के कि हाँ ये बीमारी है, इसका ऐसे ऐसे इलाज होना चाहिए। लेकिन वो इलाज कहाँ करवा रहे हैं, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में, मतलब जो बेसिकली थोड़ी सी लेस डेवलप्ड सिटीज़ हैं, Tier 3 और लेस डेवलप्ड सिटीज़ हैं। तो
डायग्नोसिस तो है टीयर 1 में हो रहा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, या तो टीयर 2 में या टीयर 3 सिटीज़ में, जहाँ पर भी वो पर्सन रहता है। तो ये ट्रेंड देखने को मिला है आफ्टर द कोरोना लॉकडाउन। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर में कि भाई अब सिर्फ लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है टीयर 1 सिटीज़ में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट के चक्कर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो आधी जो डिजीज़ है वो तो उसी चक्कर में बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो, जो पर्सन जहाँ पर है वहीं पर उसको इलाज मिल सके, उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं सरकार ने करी हैं, वो भी देखेंगे हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अभी। ठीक है, तो पहला ट्रेंड आपने ध्यान रखना है कि जो डायग्नोसिस है वो टीयर 1 में है और जो ट्रीटमेंट है वो टीयर 2 या टीयर 3 में चल रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, कि भाई पहले जो नॉर्मली ट्रेनिंग होती थी मेडिकल प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स की, वो हमेशा ऑफलाइन ही होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। लेकिन आफ्टर कोरोना लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा जो गैदरिंग है उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, लेकिन अब ट्रेनिंग तो करनी ही है, क्योंकि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि वो हर रोज़ जो है ग्रो कर रही है, हर रोज़ वो एडवांसमेंट में जा रही है, तो ट्रेनिंग तो ज़रूरी है हर मेडिकल प्रोफेशनल की। तो अब फिजिकल ट्रेनिंग ना दिलवा के सभी डॉक्टर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिससे उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो सेकंड जो ट्रेंड है वो ये देखने को मिला है। थर्ड ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये है नॉलेज अपग्रेडेशन थ्रू ई लर्निंग प्रोग्राम्स। अब क्या है, सभी डॉक्टर्स को, सभी हॉस्पिटल्स को एक अच्छी एक्रीडिटेशन चाहिए है कि भाई हमारा जो इमेज है वो ठीक ठाक बनी रहे, हमें जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे मिले रहे, लोग हमारे हॉस्पिटल में आकर इलाज करवाते रहे, ये सब हर हॉस्पिटल चाहता है। तो अगर ऐसा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अच्छे डॉक्टर्स लगाने पड़ेंगे, आपको जो पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स हैं वो रखने पड़ेंगे, जितने और वेंटिलेटर्स टाइप या आईसीयू वार्ड्स हैं वो उनको अच्छा सा रखना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा पूरे प्रॉपर तरीके से। तो नॉलेज अपग्रेडेशन जो हो रही है सभी हॉस्पिटल्स की या सभी डॉक्टर्स की, वो कैसे हो रही है, थ्रू ई लर्निंग प्रोग्राम्स। और ई लर्निंग प्रोग्राम्स भी ऐसे जहाँ पर जो ग्लोबल हॉस्पिटल्स हैं, जो ग्लोबल डॉक्टर्स हैं, जिनकी थोड़ी सी और एडवांसमेंट हो चुकी है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, उनकी हेल्प से इंडिया वाले हॉस्पिटल्स भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो हेल्थ लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर हम उनकी कंसल्टेशन लेते हैं कि भाई इंडिया में ऐसी चीज़ें हमें और ग्रो करनी है और ऐसे एडवांस करनी है, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं थ्रू द ई लर्निंग प्रोग्राम्स। और इस वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं, इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं, उनकी नॉलेज में अपग्रेडेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो थर्ड ट्रेंड जो है वो ये है। अगर हम देखें कि सरकार ने क्या किया है इंडिया में डिजिटाइजेशन इन दी हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए, तो सरकार ने किया क्या है, ध्यान रखना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन निकाला है सरकार ने। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये वही अथॉरिटी है जो आयुष्मान भारत स्कीम को भी इंप्लीमेंट कर रही है, तो ध्यान रखना। और ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये अंडर है, इसके अंडर है ये। और इस डिजिटल हेल्थ मिशन में है क्या, अगर हम बात करें ना क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है इसका, लिख देंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द NDHM, इंप्लीमेंट इसके द्वारा की जाती है, ऑब्जेक्टिव ये है, या फिर 3 स्टेटमेंट्स देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ कौन सी सही है। और मेंस में तो आजकल ये ट्रेंड है कि भाई आपसे प्रॉपर पूछ लेते हैं कि भाई बताओ व्हाट डू यू मीन बाय NDHM एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। ये सारा के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में। अगर हम 2020 मेंस की बात करें तो सभी पॉलिसीज़ को लिखना आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि जल जीवन मिशन जो है उसके प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में नहीं आते, लेकिन इस बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय जल जीवन मिशन, और ये कैसे ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा इंडिया के केस में। तो ये चीज़ें आई हुई हैं। तो जो भी मिशन होता है, जो पॉलिसी है, जो काफ़ी बड़े लेवल पर लॉन्च की गई हैं, उनको हमें लिखना भी आना चाहिए कम से कम। और लिखना कैसे आना चाहिए, पहले तो वो किसने इंप्लीमेंट करी है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कब तक वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, और वो करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बस ये 4 पैराग्राफ में आपका जो पूरा का टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ठीक बात है। तो NDHM हम लोगों ने देखा कि इंप्लीमेंट कौन करता है, NHA करता है। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में है क्या चीज़, इसमें 4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहला तो हर एक पर्सन की एक हेल्थ ID बनाई जाएगी, एक हेल्थ ID बनाई जाएगी जिसमें आपके सारे के सारे पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे। एवरी पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी इन द हेल्थ ID। और ये जो हेल्थ ID है बेसिकली रजिस्ट्रेशन और यूज़र ID पासवर्ड, हेल्थ ID इस तरीके से जो बन जाएगी,
वो आईडी की एक्सेस हॉस्पिटल्स को भी होगी, डॉक्टर्स को भी होगी और आपको भी होगी, ताकि आपने अगर कोई टेस्ट करवाया है तो आप टेस्ट कहाँ पर अपलोड करोगे, इस आईडी में अपलोड करोगे। और अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो तो सिंपल उसको बोलो कि ये मेरी हेल्थ आईडी है, मैंने इसमें ये टेस्ट अपलोड कर रखा है, आप देख लो कि भाई क्या दिक्कत है, अगर आना है तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज जो ट्रीटमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग हम यहीं पर शुरू कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें सारे पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, और साथ में जो डिजी डॉक्टर है, डिजी डॉक्टर नाम से क्लियर है, डिजिटल डॉक्टर, कि भाई आपको जाना ना पड़े, आपको टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन के थ्रू ही आपको सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए। और लास्ट में है फोर्थ, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, HFR, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, जिसमें ये चीज़ है कि आपने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है और किस एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल में काम करने वाले कितने डॉक्टर्स हैं, क्या क्या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी रजिस्ट्री के विदिन लिख दी जाएंगी, ताकि आपको अगर ढूंढना हो कि भाई मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं तो आप इस रजिस्ट्री में जा सकते हो, और रजिस्ट्री में जाने के बाद आप डॉक्टर चूज़ कर सकते हो, और चूज़ करने के बाद अपना ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू करवा सकते हो। ठीक बात है। तो ये 4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहली, हेल्थ आईडी, पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, जिसमें सभी हॉस्पिटल्स, सभी डॉक्टर्स और सभी लैब्स के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो एनडीएचएम में यही आपने ध्यान रखना है, इंप्लीमेंट किसने किया है और इसके 4 ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, और साथ में देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स एनीवेयर। अगर आप चेन्नई में हो, आपको दिल्ली से इलाज करवाना है तो आपने बस हेल्थ आईडी बतानी है अपनी, और डॉक्टर से आप नॉर्मली फ़ोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू किसी भी तरीके से बात कर सकते हो। तो आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं आपको बार बार टेस्ट नहीं करवाना पड़ रहा। जैसे अगर हम इलाज की बात करें तो आपने किसी जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया हुआ है, उन्होंने सारे टेस्ट उन्होंने बताए कि भाई ये करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, तो वहाँ से आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि भाई हेल्थ सुधार हो नहीं रहा, तो आप किसी और डॉक्टर के पास गए, उसने सारे के सारे टेस्ट फिर करवाने को बोले। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, बार बार टेस्ट करवाने के चक्कर में तो पैसे बहुत लगते हैं, साथ में हैरेसमेंट भी बहुत होती है कि यार अभी तो करवाए थे, दोबारा फिर करवाने को कह रहे हो, इतने चक्कर काटने पड़ रहे, पहले बीमार हूँ मैं और मुझे काम बता रहे हो तुम लोग। तो इस चक्कर में क्या है, इसको रोकने के लिए आपके सभी के सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स, किस दिन पर टेस्ट करवाया था, कहाँ से टेस्ट करवाया था, उस हेल्थ आईडी में लिखा हुआ है, तो आपको बार बार टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्ट करवाना है तो इम्प्रूवमेंट के लिए टेस्ट करवाओ कि भाई हाँ 1 महीना हो गया ट्रीटमेंट को चलते हुए, और आप टेस्ट करवा के देखते हैं कि भाई क्या सही हुई चीज़ या नहीं हुई है, तो वो तो बात भी बनती है, अदरवाइज तो फिर ऐसी धक्के खाने वाली बात है। तो एनडीएचएम को आपने ध्यान रखना है। साथ में अगर हम एनडीएचएम की बात करें तो इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं दे विल बी स्टैंडर्डाइज्ड, कि भाई हर हॉस्पिटल में जो चीज़ें होंगी वो प्रॉपर क्वालिटी और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स की होंगी, और ये सब देखना किसका काम है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, क्योंकि ये सब एनडीएचएम में जो भी चीज़ें हमने करी हैं वो सारी की सारी इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो सारे स्टैंडर्डाइज किए जाएंगे, और साथ में जितने भी प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं कि भाई हाँ अच्छा अगर अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, उनको एडवाइस देनी, उनको रेगुलेट करना, उनको मॉनिटर करना, ये सारे के सारे काम जो है वो अथॉरिटी कर लेगी, और ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी क्योंकि पेपर में पूछी जाएंगी ये। ओके, चलो नेक्स्ट कंक्लूजन में वही है कि यार सभी जो हॉस्पिटल्स होंगे वो नॉर्मली अच्छे तरीके से काम करने चाहिए, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ताकि जितना भी एफिशिएंसी है लोगों की वो बढ़ सके, पॉवर्टी लेवल से वो ऊपर उठ सके। तो कंक्लूजन में आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी कि अगर एनडीएचएम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर लोगों की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छे पैमाने पर इम्प्रूव हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेमवर्क फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। वही हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि भाई जल जीवन मिशन के अंडर क्या एक टारगेट था कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स में आपको टैप वाटर प्रोवाइड करना है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस। ठीक है, याद रहेगा 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस आपको अवेलेबल करवाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव था, और वो जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको पहले उस वाटर की टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी कि भाई क्या ये वाटर पीने लायक है या भी नहीं है। तो जब पीने लायक है तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए पूरी की पूरी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो अच्छा, मिनिस्ट्री कौन सी है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। हमें पता ही है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ही वो जल जीवन मिशन आता था, तो टेस्टिंग का भी इसी के विदिन आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं की फैक्ट्स क्या है। की फैक्ट्स यही है कि भाई जितने पैसे जल जीवन मिशन पर लगाए गए थे उसमें से कुछ पैसा पानी की टेस्टिंग पर भी लगाया जाएगा,
और टेस्टिंग कौन करेगा? टेस्टिंग करेंगे नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, NABL। ध्यान रख लेना, इतना बड़ा नाम नहीं भी याद रखना हो तो NABL ध्यान रख लेना कि भाई ये एक्रीडिटेशन की ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई आप सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी स्टेट्स में कुछ लैब्स प्रोवाइड की जाएंगी, उन लैब्स में जाकर आप वाटर का टेस्टिंग करवा सकते हो। और वो जो लैब होंगी उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? NABL। मतलब इस लैब में अच्छे इक्विपमेंट्स हैं टेस्ट करने के लिए, नहीं है, तो ये सब किसका काम है? NABL का काम है। और आप नॉर्मली या तो वॉलंटरली भी जा सकते हो कि भाई देखो कि हमारे घर में ये पानी आता है, आप चेक करके बताओ कि अच्छा भी है या बुरा है, तो वो करके बता देंगे। और जो लैब है वो किसके अंडर में आती है? NABL के अंडर में आती है। ठीक बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अगर हम पंचायत लेवल की बात करें, पंचायत लेवल की अगर हम बात करेंगे तो जो टीम्स ऑफ विमेन है उनको कुछ ना कुछ फील्ड टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड की जाएंगी कि भाई आपके पास ये किट है, आप घर घर जाओ और वहाँ के पानी की टेस्टिंग जो है वो अच्छे तरीके से करके लेकर आओ और हमें ये बताओ कि क्या सभी घरों में पानी पीने लायक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम पिछले साल के सर्वे की बात करें तो दिल्ली वाले एरिया में 90% जो वाटर घरों में जा रहा था दैट वाज अनड्रिंकेबल, उसको पीने लायक व्यवस्था में वो था ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है ना बहुत लो है। तो इस लो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही ये चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। ठीक बात है। और हम क्या देखते हैं इसमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे कैन स्टार्ट दी पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स कि भाई हाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक है जिसने अपनी ये लैब लगाई हुई है, लेकिन जो एक कैपिंग ऑफ टेस्ट है कि भाई अगर आपको वाटर टेस्ट करवाना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये जो कैपिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करके रखेगी कि भाई ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्लेयर आ जाएं और अगर आप वाटर टेस्टिंग के लिए उनके पास जाओ उनकी लैब में तो आपसे वो बहुत ज़्यादा पैसे वसूल ले, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारी भी होनी चाहिए, प्राइवेट भी होनी चाहिए, लेकिन एक कैपिंग ऑफ द टेस्ट होनी चाहिए। तो ध्यान रखना प्राइवेट प्लेयर की पार्टिसिपेशन इज डिजायरेबल, लेकिन ऐसे पैसे उड़ाने वाली बात नहीं करनी है। ठीक है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वॉलंटरी टेस्ट है वो भी आप करवा सकते हो और साथ में जो इंस्पेक्शन है, जो इंस्पेक्टर ऑफिसर उसके लिए प्रॉपर अवेलेबल है कि भाई आपको आपका ये काम है कि आप वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करो हर जगह पे जाके, वो उसका काम है कि इन लैब्स की मॉनिटरिंग भी करनी और साथ में देखना कि भाई ये लैब्स कैसे काम कर रही हैं, कि क्या ये जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हैं वो अच्छा रिजल्ट भी है या फिर ऐसे ही हवा में बातें चल रही हैं। तो सारी की सारी ये जो वॉलंटरी आप कह लो टेस्टिंग या फिर इंस्पेक्टर की ड्यूटी कह लो, ये सब चीज़ें इस इंडेक्स में बेसिकली लाई गई हैं कि भाई आपको टेस्टिंग के लिए ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिससे हमें पता लगता है कि जो वाटर है वो ड्रिंकेबल है या नॉन ड्रिंकेबल है। अगर हम बात करें पीएच वैल्यू की, पीएच वैल्यू बेसिकली एसिडिटी कि भाई कितना एसिडिक कैरेक्टर है वाटर में। अगर पीएच लेस देन 7 होता है तो वो एसिड होता है, अगर इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल है, और अगर मोर देन 7 है तो दैट इज बेसिक इन नेचर। तो जो वाटर हम पीते हैं दैट शुड बी अराउंड 7 और प्रॉपर 7, ताकि ना एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक है। तो पीएच लेवल कितना है, टीडीएस कितना है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कितने हैं, टर्बिडिटी कितनी है, ये सब जो चीज़ें हैं सारी की सारी, क्लोराइड, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर 3-4 ध्यान रख लेना कि पीएच की बात करते हैं, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की बात करते हैं। अगर हम जैसे हमारे घरों में आरओज जो होते हैं उनमें अगर हम जब सर्विस करवाते हैं तो जो सर्विस के लिए पर्सन आता है वो चेक करता है कि आपके आरओ के पानी में टीडीएस कितना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं। नॉर्मली क्या होता है आरओ जब हम यूज़ करते हैं तो आरओ सारे के सारे सॉलिड्स को ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो पानी की क्वालिटी को अच्छा करते हैं और हमारी बॉडी के लिए भी वो अच्छे होते हैं, एज अ मिनरल एक्ट करते हैं वो, लेकिन आरओ की वजह से सारे के सारे जो टीडीएस है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो सर्विस करने वाला पर्सन है वो ये कहता है कि मैंने सेटिंग इसकी ऐसे कर दी है कि आपका जो टीडीएस है वो लेवल मेंटेन रहे, ना वो ज़्यादा हो ना वो बिल्कुल ही कम हो जाए। तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए आरओ की सर्विस करवाते हैं बेसिकली, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी। और अगर हम बात करें आर्सेनिक और फ्लोराइड की, ये आपको ध्यान रखने हैं, 2 आर्सेनिक और फ्लोराइड। अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो अगर हम वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जाएं तो वेस्ट बंगाल में जो अंडरग्राउंड वाटर है जिसको लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और आर्सेनिक इज़ अ काइंड ऑफ हेवी मेटल,
और ये हैवी मेटल अगर हमारी बॉडी में जाती है तो उससे क्या होता है, आपका जो लंग सिस्टम है, जो किडनी सिस्टम है, वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो वेस्ट बंगाल के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की दिक्कत है। और अगर फ्लोराइड की बात करें तो हम बात करते हैं पंजाब के ग्राउंड वाटर की। पंजाब में भी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। अगर हम नॉर्मल देखें तो अगर हम जैसे कोलगेट के पीछे अगर इंग्रेडिएंट्स आपने कभी नोटिस किए हो तो फ्लोराइड, उसमें फ्लोरीन लिखा होता है कि भाई इस कोलगेट में फ्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो फ्लोरीन इज़ गुड फॉर द टीथ, लेकिन अगर ज़्यादा फ्लोरीन हो तो फिर जो टीथ होते हैं उनको वो ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी पंजाब हरियाणा वाले एरिया में लोग हैं उनके जो टीथ हैं वो इसीलिए ही ख़राब है, क्योंकि जो वाटर वो लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आर्सेनिक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो दोनों ही काइंड ऑफ लोगों के टीथ को, लोगों के लंग सिस्टम को, लोगों के किडनी सिस्टम को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो ये 5-6 ध्यान रख लेना, बाकी इतनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पीएच, टीडीएस, आर्सेनिक और फ्लोराइड। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई जल जीवन मिशन का देख ही लेते हैं अगर आई है तो पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स बाय 2024 जो हमने बात करी। एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि भाई सिर्फ हमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड ही नहीं करना है, ड्रिंकिंग वाटर को हमें रिजुवनेट भी करना है बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बाय लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में होते हैं बावरीज, आपने देखे होंगे स्टेप वेल टाइप से होते हैं वो। तो वहां पर क्या होता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, टैंक्स बना रखे होते हैं लोगों ने। तो ये क्या है, पानी को इकट्ठा करने की प्रैक्टिसेस हैं। और इकट्ठा कर सकते हो आप या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर लो, है ना, कि भाई ग्राउंड वाटर को आपने यूज थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया है। अगर हम पंजाब हरियाणा यूपी की बात करें तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो मेनली किस लिए यूज होता है, फॉर द इरीगेशन। तो जब इरिगेशन के लिए यूज़ करोगे आप उसको तो फिर पीने के लिए कम बच जाएगा। तो इरिगेशन के लिए आप नॉर्मल सरफेस वाटर यूज़ करो, नदियों का या नहरों का, और पीने के लिए जो है ग्राउंड वाटर यूज़ करो। तो इस तरीके से अगर आप सेपरेशन करोगे, सेग्रीगेशन करोगे, तो फिर सभी चीज़ों के लिए वाटर अवेलेबिलिटी उपस्थित रहेगी। किसी एक चीज़ की वजह दूसरी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक बात है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये दो सिर्फ ऐसे हैं कि भाई अगर याद रहते हैं तो कर लेना, अदरवाइज इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, कि भाई एक ही राशन कार्ड होगा। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपको अगर राशन लेना है बाय द पीडीएस शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप में से अगर आपको राशन लेना है, जहां पर 3 रुपीज़ पर केजी आपको राइस मिलता है, 2 रुपीज़ पर केजी आपको वीट मिलता है, और 1 रुपीज़ पर केजी आपको कोर्स ग्रेन्स मिलते हैं। कोर्स ग्रेन्स में क्या आएंगे, बाजरा, जवार और रागी। ये हमने जब पिछली क्लास में किया था राइट टू फूड, तो जहाँ पर हमने बात की थी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है नीति आयोग, तब हमने डिस्कस किया था सारा का सारा ये। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपको किसी भी स्टेट में, पूरे देश में पीडीएस शॉप से सस्ते दामों पर राशन खरीदना है तो आप एक ही राशन कार्ड की हेल्प से खरीद सकते हो, क्योंकि सभी स्टेट्स के राशन कार्ड को आपस में इंटरलिंक कर दिया गया। तो अगर आप यूपी से हो, आपका राशन कार्ड वहाँ का बना हुआ है, और आप महाराष्ट्र में रहते हो किसी काम की वजह से, तो आप महाराष्ट्र वाली पीडीएस शॉप में जाकर भी अपने लिए राशन इकट्ठा करवा सकते हो। इसमें आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उत्तराखंड अभी 17 स्टेट बना है जिसने राशन कार्ड को पूरे देश के स्टेट से लिंक कर दिया है। तो 17 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने लिंक कर दिया है, बाकी सिर्फ अभी 11 रह गए। 28 स्टेट्स हैं ना टोटल अब, तो अभी सिर्फ 17 हुए हैं। धीरे धीरे क्या है, सभी स्टेट्स आपस में इंटरलिंक करने की बात कर रहे हैं, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको खाने के लिए कम से कम यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े, उनको प्रॉपर जगहों पर उनकी राइट्स की अवेलेबिलिटी करवाई जाए। ठीक बात है। तो न्यूज़ में ये इसलिए है। और अगर हम स्कीम की बात करें तो यही है कि भाई इट विल इंश्योर ऑल द बेनिफिशरीज स्पेशली माइग्रेंट्स कैन एक्सेस द पीडीएस अक्रॉस द नेशन फ्रॉम एनी पीडीएस शॉप ऑफ देयर ओन चॉइस, कि भाई कहीं पर भी दिल हो, ये पर्सन अच्छा लगता है, इसने दुकान खोली हुई है, वहाँ जाकर राशन खरीद लो। किसी की भाषा पसंद नहीं आती है या तो किसी का बोलने का तरीका पसंद नहीं आता, उसके पास मत जाओ।
तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, एक राशन कार्ड लेकर किसी भी दुकान में घुस जाना है, पीडीए शॉप में, ठीक है, और वहाँ से राशन आप ले सकते हो, कोई पाबंदियाँ नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स वही है कि भाई अगर आप किसी जगह पर नहीं रहते अब और राशन कार्ड वहाँ का बना हुआ है तो आपको सस्ते दामों पर भी फूड मिल सके, ज़्यादा खर्चे ना करने पड़े कम से कम फूड के लिए। तो इसलिए इसकी ये सिग्निफिकेंस है। तो ये आपको इस तरीके से देखना है और साथ में सिग्निफिकेंस आपको दी हुई आप पढ़ लेना। बाकी क्रक्स यही निकलेगा कि भाई किसी भी जगह पर जाओ, एक राशन कार्ड की हेल्प से किसी भी स्टेट की किसी भी पीडीए शॉप में जाकर राशन खरीद सकते हो। इसमें अब कोई रिस्ट्रिक्शंस वाली बात नहीं है। और नॉर्मली क्या है, अब सभी स्टेट्स की हेल्प लेकर पूरे राशन कार्ड का जो स्टैंडर्ड है कि भाई एक नंबर होता है राशन कार्ड का, वो नंबर में कुछ डिजिट्स होंगी जो किसी एक नॉर्मल स्टेट की होंगी, किसी और के लिए कोई डिजिट्स किसी और स्टेट की होंगी। तो वो नंबर बेसिकली जो है वो आपस में हर जगह पर चल जाए, इस तरीके से स्टैंडर्ड बना रही है सरकार अभी, ठीक है। तो ये अपने 5 करंट अफेयर्स थे जो हम लोगों ने किए सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। चाहे प्री में क्वेश्चन आए चाहे मेंस में क्वेश्चन आए, आप लोगों को इन चीज़ों का एक तो क्रक्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये न्यूज़ कहना क्या चाहती है। जब तक ये नहीं पता ना कि कहना क्या चाहती है तो कितनी बार पढ़ लो वो चीज़ समझ नहीं आती। तो आपको बस ये पता करना है कि भाई कहना क्या चाह रही है। कोई चीज़ अमेंड हुई है तो पहले वाली क्या थी, पहले वाली अगर थी तो उसमें क्या लिमिटेशंस थी कि नए वाली लेकर आनी पड़ी, और आगे क्या वे फॉरवर्ड है कि जो नई चीज़ है उसको भी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो क्या अच्छी अच्छी चीज़ें और करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको किसी न्यूज़ के बारे में ये तीनों चीज़ें पता हैं तो आपका वो करंट अफेयर वो टॉपिक पूरा है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ को ही देखना है, हर टॉपिक को ऐसे ही रिवाइज करना है ताकि जो चीज़ें हैं वो दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए बनी रहे। ठीक बात है। चलो अगले हफ्ते मिलेंगे हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।